नमस्कार दोस्तों, द राइजिंग मून बाई सुरेंद्र सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का अभिनंदन व स्वागत है। आज की लाइव क्लास में आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो लाइव में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अभी टेक्निकल टीम थोड़ा सा इसमें ध्यान दें, अभी लाइव कॉमेंट मेरे को भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, जल्द से जल्द इसको सही करें। चलो दोस्तों, अपन आगे शुरू करते हैं। धीरे धीरे टेक्निकल टीम जो है इसको कमेंट बॉक्स को दिखाना शुरू कर देगी। यानी अपन कल पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति। क्या पढ़ रहे थे? एक पार्ट अपन ने बेसिक डाला था 1857 की क्रांति के बारे में। तो दोस्तों इसमें अपन ने बेसिक कल अपन थोड़ा पढ़ा था और आज अपन चर्चा करेंगे अंग्रेजों द्वारा स्थापित राजस्थान की छावनियां, यानी जो 6 छावनियां हैं उनकी चर्चा करेंगे। इससे पहले भी आपने कभी ट्रिक पढ़ी होगी और आज मेरे द्वारा भी अलग तरीके से आप ट्रिक पढ़ने की कोशिश करना, याद करने की भी कोशिश करना। दोस्तों इसके बाद में अपन देखेंगे कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी, पीएम कौन था, कंपनी का प्रधान सैनिक कौन था और प्रथम वायसराय कौन था, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और इसके बाद में अपन यहां से देखेंगे छावनियों के बाद में अंग्रेजों की जो सत्ता प्रारंभ होती है। कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा की थी प्लासी युद्ध, बक्सर युद्ध, और इसके बाद में किस प्रकार से अंग्रेज यहां पर अपनी सत्ता को मजबूत करते हैं, इतनी जानकारी आज अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात ध्यान रहे, अपन पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति। इसमें आज पढ़ेंगे अपन सबसे पहले 6 छावनियां, यानी अंग्रेजों द्वारा स्थापित राजस्थान में कितनी छावनियां हैं? 6 छावनियां देखेंगे दोस्तों। यानी छावनियां जो दोस्तों हैं अंग्रेजों द्वारा स्थापित राजस्थान में कितनी छावनियां? 6 छावनियां देखेंगे। सबसे पहले बात ध्यान रहे दोस्तों, जब हम बच्चे हैं, हर कोई इंसान है उसका ननिहाल होता है। नानेरो जो बोला आप, नानेरो मागो पीर जानो नहीं सारा, मागो पीर कमेंट बॉक्स में क्या लग रहे हैं, मागो पीर दिखना लग रहे को नहीं के। अरे भाई टेक्निकल टीम थोड़ा सा इसमें ध्यान दें, सही करें इसको। देखो देखो भाई, इसको थोड़ा सही करो। अब ये 6 छावनियां जो है, 6 छावनियां अंग्रेजों द्वारा स्थापित राजस्थान में 6 छावनियों की बात करते हैं। तो नानेरा जो मैंने बताया है, ननिहाल जो बताया, अपनी माँ का जो पीहर बताया है, और वहां पर होती है माँ की माँ, अपनी माँ की क्या होती है? माँ होती है। माँ अपनी क्या लगती है? नानी लगती है। क्या लगती है? नानी लगती है। अपन कहीं जाते हैं नानी के पास में, कई बार जाते हैं और किसी रोमांटिक कोई भी सामान या कोई भी चीज को देखते हैं तो अपनी नानी की तरफ इशारा करते हैं। जिस प्रकार अपन रीजनिंग में पढ़ते हैं किसी की तरफ, फोटो की तरफ इशारा करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम ननिहाल जाते हैं और नानी को इशारा करते हुए कहते हैं नानी ए। अपन नानी को कहते हैं किसी चीज को देखकर कि नानी ए बे देख, नानी ए बे देख, यानी किसी चीज को इशारा करना। तो अपनी ट्रिक रहेगी यहां पर, देखो अपना शब्द है नानी, नानी ए बे देख, क्या याद रखना है? नानी ए बे देख। ना से दोस्तों अपन याद रखेंगे नसीराबाद। क्या याद रखेंगे? नसीराबाद। ना से याद रखेंगे नसीराबाद, नसीराबाद। क्या याद रखेंगे? नसीराबाद। और नसीराबाद दोस्तों कहां पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। कहां पड़ता है? नसीराबाद कहां पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। नी से याद रखेंगे दोस्तों नीमच। क्या याद रखेंगे? नीमच। नीमच कहां पड़ता है दोस्तों? एमपी में पड़ता है। और ए से याद रखेंगे दोस्तों एरिनपुरा, एरिनपुरा। एरिनपुरा दोस्तों छावनी कहां पड़ती है? पाली में पड़ती है। कहां पड़ती है? पाली में पड़ती है। वैसे दोस्तों याद रखेंगे ब्यावर। क्या याद रखेंगे? ब्यावर। ब्यावर कहां पड़ती है? अजमेर में पड़ती है। कहां पड़ती है? अजमेर में पड़ती है। दै से दोस्तों याद रखेंगे देवली। क्या याद रखेंगे? देवली। देवली छावनी दोस्तों कहां पड़ती है? टोंक में पड़ती है। कहां पड़ती है? टोंक में पड़ती है। ऐसे दोस्तों याद रखेंगे खेरवाड़ा। क्या याद रखेंगे? खेरवाड़ा। ऐसे याद रखेंगे खेरवाड़ा। कहां पड़ती है? उदयपुर में पड़ती है। कहां पड़ती है? उदयपुर में पड़ती है। तो दोस्तों अपनी जो ट्रिक है वो है नानी ए बे देख। क्या? ननिहाल नानी रह गया और कह रहा नानी ए बे देख। ना से अपन याद रखेंगे नसीराबाद। नसीराबाद कहां पड़ता है? अजमेर के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है? अजमेर के अंदर पड़ता है। और नसीराबाद जो छावनी है ये सबसे बड़ी छावनी है। ये जो छावनी है दोस्तों ये सबसे बड़ी छावनी है। क्या है? सबसे बड़ी छावनी, सबसे बड़ी छावनी। और राजस्थान में सबसे पहले विद्रोह यहीं से शुरू होता है। कब हुआ था? 28 मई को। कब हुआ था? 28 मई 1857 को। किसके नेतृत्व में यहां पर भड़की थी? कहते हैं यहां पर बख्तावर सिंह के नेतृत्व में।
किसके नेतृत्व में? बख्तावर सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर क्रांतिकारियों ने विद्रोह किया था। और नसीराबाद में दोस्तों 15वीं एनआई या फिर 15वीं रेजिमेंट थी। और इससे पहले यानी नसीराबाद जो अजमेर से छावनी आती है उससे पहले यहाँ पर 30वीं रेजिमेंट रहा करती थी। तो यहाँ पर 15वीं रेजिमेंट का एक आदमी था जिसका नाम था बख्तावर सिंह, एक सैनिक था जिसका नाम था बख्तावर सिंह ने यहाँ पर 28 मई को विद्रोह किया था। ये सबसे बड़ी छावनी है राजस्थान में, सबसे पहले विद्रोह यहीं से शुरू होता है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। नीमच छावनी की दोस्तों अपन बात करें तो नीमच छावनी वह छावनी है जो राज्य से बाहर मानी गई है। राज्य से बाहर यदि कोई छावनी पूछी जाए, राज्य से बाहर छावनी, तो नीमच छावनी कहाँ पड़ती है? एमपी में पड़ती है। उस टाइम में यदि बात करें दोस्तों तो एमपी वगैरह और वगैरह सिस्टम था ही नहीं, तो सॉरी राजस्थान का सिस्टम था ही नहीं। कमेंट बॉक्स कैसे चल रहे हैं? अभी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं भाई, टेक्निकल टीम क्या कर रही है? सिस्टम सेट नहीं हो रहा। दोस्तों माफी चाहेंगे कि आज का पहली बार जो यहाँ का जो लाइव चल रहा है इसमें थोड़ा सा टेक्निकल टीम को टाइम लग रहा है। सिस्टम सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब राज्य से बाहर वाली छावनी की अपन बात करें, राज्य से बाहर सबसे अधिक यदि संघर्ष पूछा जाए यानी छावनियों में सबसे अधिक संघर्ष कौन सी छावनी ने किया था? सबसे अधिक संघर्ष किया था कौन सी छावनी ने? तो कहेंगे दोस्तों एरिनपुरा छावनी ने। कौन सी छावनी ने किया था? सबसे अधिक संघर्ष कौन सी छावनी ने किया था? एरिनपुरा छावनी में किया था। ब्यावर जो छावनी है यहाँ पर अपन कह सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से ब्यावर छावनी में प्रत्यक्ष रूप से कोई विद्रोह नहीं हुआ। ब्यावर छावनी अजमेर में पड़ती है, यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से कोई भी विद्रोह नहीं हुआ था। दोस्तों बात ध्यान में रहे, देवली टोंक यानी सबसे बड़ी छावनी थी नसीराबाद, और सबसे छोटी छावनी कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी छावनी देवली टोंक। यदि पूछ लिया जाए सबसे छोटी छावनी कौन सी है तो क्या बताएंगे दोस्तों? देवली टोंक बताएंगे। और खेरवाड़ा जो छावनी है दोस्तों उदयपुर में पड़ती है, खेरवाड़ा छावनी में भी प्रत्यक्ष रूप से कोई विद्रोह नहीं हुआ। तो दोस्तों बात ध्यान रही आपको, मैंने अभी आपको बताया है कि नसीराबाद सबसे बड़ी छावनी थी और 28 मई को यहां से क्रांति भड़कती है बख्तावर सिंह के नेतृत्व में। एमपी यानी नीमच जो छावनी है ये जो 3 जून को होता है यहाँ पर विद्रोह है, 3 जून को जो विद्रोह होता है ये छावनी जो राज्य से बाहर मानी जाती है यानी मध्य प्रदेश में पड़ती है। और एरिनपुरा जो छावनी है दोस्तों ये पाली में पड़ती है। सर्वाधिक संघर्ष इसी छावनी ने झेला था या सर्वाधिक संघर्ष सहन करने वाली छावनी है एरिनपुरा पाली। और दोस्तों ये ब्यावर जो अजमेर है यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से कोई भी विद्रोह नहीं हुआ है। और जो देवली दोस्तों टोंक में पड़ती है ये सबसे छोटी छावनी है। सबसे छोटी छावनी पूछी जाए तो कहेंगे देवली टोंक में पड़ती है। खेरवाड़ा जो छावनी है यहाँ पर भी प्रत्यक्ष रूप से कोई भी विद्रोह नहीं हुआ है। तो दोस्तों बात ध्यान रहे, पूछ लिया जाए कि कितनी छावनियों में विद्रोह हुआ था तो कहेंगे 4 छावनियों में विद्रोह हुआ था। कितनी छावनियों में यानी विद्रोह यदि पूछे विद्रोह हुआ था कितनी छावनियों में हुआ था? 4 में हुआ था। पूछ ले कौन कौन सी में? कहेंगे नसीराबाद अजमेर में हुआ था, नीमच एमपी में हुआ था, ब्यावर अजमेर में नहीं हुआ था, देवली टोंक में हुआ था। यानी 1 2 और 3 4 छावनियों में विद्रोह हुआ था। कितनी छावनियों में हुआ था? 4 छावनियों में विद्रोह हुआ था। और नहीं हुआ था विद्रोह नहीं हुआ था कितनी छावनियों में? 2 छावनियों में विद्रोह नहीं हुआ था। नानी ए बै दे, न से नसीराबाद, नी से नीमच, ए से एरिनपुरा, बै से ब्यावर और दै से देवली और ख से खेरवाड़ा। ये राजस्थान की 1 2 3 4 5 और अंग्रेजों द्वारा स्थापित 6 छावनियां हैं दोस्तों। अब इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। यदि एक बात थोड़ी सी और ध्यान रखें, मैंने आपको बताया कि 6 छावनियों में 4 में विद्रोह हुआ है और 2 में विद्रोह नहीं हुआ है। 4 में विद्रोह हुआ है और 2 में विद्रोह नहीं हुआ है। सर्वाधिक भयंकर यदि जनता विद्रोह की बात करें, यहां लिखता हूं दोस्तों, बात ध्यान में रहे, सर्वाधिक भयंकर जनता विद्रोह या जनता विद्रोह की बात करें तो दोस्तों ये विद्रोह हुआ था कहां पर? कोटा में। कोटा में कोई छावनी नहीं थी दोस्तों, जनता ने विद्रोह किया था।
ये सर्वाधिक भयंकर जन विद्रोह यदि पूछा जाए तो कहेंगे कोटा में हुआ था। कोटा में कोई भी छावनी नहीं थी, कोटा में जनता ने विद्रोह किया था। बात ध्यान में रहे दोस्तों। यहां से यदि पूछें तो ऐसी कौन सी छावनी है जहां पर महिला और बच्चों ने विद्रोह में भाग लिया था, तो वो छावनी होगी दोस्तों टोंक विद्रोह। अपन छावनी, सॉरी मैंने छावनी बोल दिया दोस्तों, छावनी नहीं है। ऐसी कौन सा स्थान है अपन कह रहे हैं, सीधा टोंक। देवली में नहीं हो रहा है, देवली में 10 जून को होता है, उसके बाद में टोंक में होता है विद्रोह 14 को। वहां पर क्या होता है, टोंक में जो विद्रोह होता है टोंक विद्रोह। टोंक विद्रोह एकमात्र ऐसा विद्रोह है यहाँ पर बच्चों और महिलाओं ने भाग लिया है, बच्चों और महिलाओं ने भाग लिया है। तो ऐसा पूछ ले कि ऐसा कौन सा विद्रोह है जहां पर बच्चों और महिलाओं ने भाग लिया है, तो कहेंगे दोस्तों टोंक विद्रोह है। कौन सा विद्रोह है, टोंक विद्रोह। कमेंट बॉक्स सही चल रहेगा, टोंक विद्रोह। 14 जून 1857 को ये विद्रोह होता है। 14 जून 1857 को। देवली वाला टोंक वाला ये दोस्तों 10 जून को होता है। तो इसके बाद 4 दिन बाद में टोंक में, प्रॉपर टोंक में विद्रोह होता है। इस विद्रोह के अंदर बच्चों और महिलाओं ने भाग लिया था। तो आपको विशेष तौर से बात ध्यान में रहे जो मैंने आपको दोहराई है, इसका यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आपको लगभग 10 सेकंड का टाइम देता हूं, इसके बाद में आगे चलते हैं। ले लिया वो दोस्तों स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। आगे पर बात करेंगे इसके बाद में वो बात करेंगे जहां पर ब्रिटेन की महारानियों के समय की अपन चर्चा करते हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी और पीएम कौन था। आप सिर्फ पढ़ते रहे, देखते रहे, लाइव कमेंट है वो चलने शुरू हो जाएंगे। आज यहाँ से टेक्निकल टीम थोड़ा सा सिस्टम में अपडेट नहीं है, इसलिए क्या है कि थोड़ा सिस्टम समझने में देरी लगती है, आपको भी पता है। तो थोड़ा सा सहन से हमारे साथ आप बढ़ाए रखें, जरूर ये समस्या का समाधान हम कर देंगे। तो दोस्तों अभी अपन बात करेंगे छावनियों की पढ़ा है, छावनियों के बाद में कुछ बेसिक और बात करेंगे, यानी ब्रिटेन की स्थिति देखते हैं 1857 की क्रांति के समय। कब के समय, 1857 की जो क्रांति है उसके समय अपन देखते हैं ब्रिटेन की स्थिति। किसकी स्थिति देखते हैं, ब्रिटेन की स्थिति। ब्रिटेन की स्थिति देखते हैं तो ब्रिटेन की उस टाइम 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की जो महारानी थी, कल भी वीडियो में बताया था, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी जब परमिशन लेकर आती है उस टाइम में यहां पर महारानी की जानकारी जो मिलती है वो थी एलिजाबेथ, और 1857 के समय महारानी कौन थी, विक्टोरिया थी। इस टाइम में ब्रिटेन का जो पीएम की बात करें दोस्तों, ब्रिटेन का पीएम था पॉर्मस्टन। कौन था, पॉर्मस्टन। और इस टाइम में दोस्तों अपन बात करें कंपनी का प्रधान सैनिक दोस्तों बात करें तो था जॉर्ज एनिसन। कौन था, जॉर्ज एनिसन। बात ध्यान रहे, विक्टोरिया तो थी महारानी और पॉर्मस्टन था पीएम, प्रधानमंत्री। कंपनी का प्रधान जो सैनिक था वो था जॉर्ज एनिसन। कौन था, जॉर्ज एनिसन। इसी प्रकार अपन यहां से बात करते हैं कि कमेंट में क्या चल रहा है भाई, ये क्या लिख रहा है, टेक्निकल टीम जरा ध्यान दें। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें अपन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये दोस्तों लिखने वाली बात है, आप साथ साथ में नोट करते रहें। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और पढ़ेंगे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, दोस्तों मैं इसको जी लिखता हूं, गवर्नर जनरल वह प्रथम वाइसराय था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। आप साथ साथ में नोट करते रहें, लॉर्ड कैनिंग की दोस्तों थोड़ी सी बात करें, ये आदमी बड़ा ही तेज है। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात करें, ये भी बहुत ही खतरनाक आदमी है। इससे पहले अपन बात करें क्रांति की, थोड़ी सी एक बात और बता देता हूं आपको कि क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह माना था दोस्तों, क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो दोस्तों था कमल का फूल। एक तो था कमल का फूल, क्रांति का प्रतीक चिन्ह था कमल का फूल, और एक था चपाती।
यानी क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल का फूल और चपाती। चपाती यानी दोस्तों आप सीधी भाषा में कहते हैं रोटी, मारवाड़ी भाषा में सीधी बोलना आप रोटी। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? एक तो कमल को फूल और एक की ओर रोटी। अब देखो आगे, लॉर्ड कैनिंग भारत का क्या है? अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय है। अब लॉर्ड कैनिंग ने भारत में सर्वप्रथम, भारत में फर्स्ट बार अपन कह सकते हैं, सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग ने क्या प्रयोग किया था यहां पर? यानी लॉर्ड कैनिंग ने यहां पर सबसे पहले अपन कह सकते हैं कि एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? एनफील्ड राइफल का प्रयोग 1857 की क्रांति में किया था। इससे पहले जो एनफील्ड राइफल दोस्तों राइफल जो है, एनफील्ड राइफल का प्रयोग जो है कहां किया गया था? कीमिया या क्रीमिया युद्ध में किया गया था, जो विदेश में हुआ था। कीमिया क्रीमिया युद्ध में लगभग 1853 के आसपास की बात है। कीमिया या क्रीमिया युद्ध में सबसे पहले एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था। भारत में सबसे पहले एनफील्ड राइफल का प्रयोग 1857 की क्रांति में किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने किया था। तो दोस्तों भारत में ध्यान रहे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। तो अगला अपना रह जाएगा स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कहेंगे दोस्तों सी राजगोपालाचारी। गोपालाचारी या चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी कह सकते हैं। सी राज गोपालाचारी या फिर चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, इस आदमी का अपन नाम ले सकते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, आपको यहां से याद रहे कि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। ब्रिटेन का उस टाइम क्रांति किसमें? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पॉर्मस्टॉन था। कंपनी का प्रधान सैनिक जॉर्ज एनिसन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, जिसने सर्वप्रथम 1857 की क्रांति के दौरान भारत में एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया था। और इससे पहले एनफील्ड राइफल का प्रयोग क्रीमिया या कीमिया युद्ध 1853 के अंदर हो चुका था। अब दोस्तों इसके बाद में यदि बात ध्यान में रहे कि इसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले बात ध्यान में रहे अंग्रेजों ने क्या किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक की अपन विशेष तौर से अलग से बात करेंगे अभी। इससे पहले आपको बता दूं कि 1773 के अंदर राजनीतिक एकीकरण के लिए इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना की थी। किसकी स्थापना? रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना की थी दोस्तों। क्यों की थी? यानी कहेंगे राजनीतिक एकीकरण के लिए, राजनीतिक एकीकरण के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना अंग्रेजों द्वारा की गई थी। क्यों की गई थी? राजनीतिक एकीकरण करने के लिए की गई थी। क्या लिख रहा है भाई? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। राजनीतिक एकीकरण के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना की गई थी। 1857 की क्रांति के समय अजमेर मेरवाड़ा का जो नागरिक प्रशासन था वो कर्नल डिक्सन के हाथ में था। एक बात ये भी आप नोट कर लें कि 1857 की क्रांति के समय अजमेर जो मेरवाड़ा क्षेत्र पड़ता है, अजमेर मेरवाड़ा का नागरिक प्रशासन जो था ये कमिश्नर कर्नल डिक्सन के हाथ में था। तो दोस्तों बात ध्यान में रहे 1857 की क्रांति के समय अजमेर जो मेरवाड़ा अपना क्षेत्र था, जिसे अपन राजस्थान के एकीकरण में क्या जानते हैं? सी श्रेणी का हिस्सा जानते हैं ना, केंद्र शासित प्रदेश जानते हैं। उस हिस्से का एक नागरिक प्रशासन कर्नल डिक्सन के हाथ में था। तो पूछ लिया जाए यदि कि 1857 की क्रांति के समय अजमेर मेरवाड़ा का नागरिक प्रशासन किस अंग्रेज अधिकारी के हाथ में था, तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा कर्नल डिक्सन, अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहां तक इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं और आगे अपन बात करते हैं। 10 सेकंड का टाइम है आपको।
ले लिया हो दोस्तों स्क्रीनशॉट, आगे चलेगा। आगे दोस्तों विशेष तौर से 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल और चपाती, यानी सीधी भाषा में याद रखें दोस्तों रोटी का चिन्ह। रोटी याद रखें, रोटी आदमी को दोनों टाइम की जरूरत होती है, रोटी के बिना कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। तो अब अपन बात करेंगे अंग्रेजों की सत्ता, अपन ने पलासी युद्ध की चर्चा कर ली थी। और अब देखो सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं, कोई भी योजनाकारी योजना बनाता है, क्या बनाता है, योजना बनाता है। तो क्रांति की भी सबसे पहले क्या बनी थी, योजना बनाई थी। और किसने बनाई थी वो आदमी बता देता हूं। क्रांति की योजना बनाने वाला एक तो था दोस्तों, नाम था रंगोजी। अभिकाल प्रश्न हो गई है तो रंग्यानी सरान है, यानी रंगोजी बाबू के नाम है। रंगोजी बाबू कट्ठे का रहना रहा, सतारा। सतारा कहां पड़े, महाराष्ट्र में पड़े। कट पड़े, महाराष्ट्र में पड़े। रंगोजी बाबू सतारा महाराष्ट्र का रहना रहा। और एक अंग सहयोगी अभी का नाम अजीमुल्ला खां, अजीमुल्ला खां, अजीमुल्ला खां। और ये कट्ठे का रहना रहा दोस्तों, कानपुर का रहना रहा। कानपुर कट पड़े, यूपी में पड़े, ठीक है। ए आदमी योजना बना रहे, क्या बना रहे हैं, योजना बना रहे, कट्ठे बना रहे, यानी लंदन में बैठकर। कहां, लंदन में बैठकर। और लंदन में बैठकर। और योजना का उद्देश्य, यानी योजना का उद्देश्य क्या है, योजना का उद्देश्य है भारत में एक साथ क्रांति करना। भारत में एक साथ विद्रोह करके या फिर क्रांति करके, विद्रोह करके अंग्रेजों को भगाना, अंग्रेजों को देश से भगाना। दोस्तों ये जो है उद्देश्य रखते हैं। और इस योजना क्यों बनाई थी, यानी ये योजना बनाने का कारण क्या था, यानी चर्बी, गाय व सुअर की चर्बी वाले कारतूस, गाय व सुअर की चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले कारतूस, गाय व सुअर की चर्बी वाले कारतूस योजना का कारण था। अब दोस्तों बात ध्यान में रहे, ये योजना की निर्धारित तिथि क्या थी, निर्धारित तिथि यानी तिथि क्या थी, किस समय निर्धारित की गई थी, यानी 31 मई 1857 को ये क्रांति करने की योजना बनाई गई थी। लेकिन यह समय से पहले ही भड़क गई, यानी समय से पहले ही भड़की क्रांति। कहां से भड़की, यानी मेरठ से भड़की। कहां से भड़की, मेरठ से भड़की। और मेरठ से क्रांति कब भड़की, 10 मई को भड़की, 10 मई 1857 को भड़की थी। और किसके नेतृत्व में, मेरठ में कौन सी रेजिमेंट रहती थी, 20वीं रेजिमेंट रहती थी। कौन सी रेजिमेंट थी, 20वीं रेजिमेंट थी। और 20वीं रेजिमेंट का एक आदमी था जिसका नाम था कदम सिंह। क्या नाम था, कदम सिंह के नेतृत्व में भड़की थी। किस दिन, यानी रविवार के दिन भड़की थी। किस दिन भड़की थी, रविवार के दिन भड़की थी। तो दोस्तों बात ध्यान में रहे, क्रांति की जो योजना बनाई जाती है, तो योजना बनाने वाला एक आदमी था जिसका नाम था रंगोजी बाबू, सतारा महाराष्ट्र से रहने वाले थे। अजीमुल्ला खां कानपुर यूपी से रहने वाले थे। योजना बनाते हैं लंदन में, दोनों की मुलाकात होती है, भारत में अंग्रेजों से भगाने की कोई योजना बनाते हैं। उद्देश्य रखा था भारत में एक साथ विद्रोह करके और अंग्रेजों को भगाने का। और कारण क्या था, क्योंकि अंग्रेज अपना धर्म नष्ट कर रहे थे, सभी हिंदुओं को क्या बनाना चाहते थे, ईसाई बनाना चाहते थे। गाय व सुअर की चर्बी वाले कारतूस का कारण था। तिथि कब थी, 31 मई 1857 को थी। और समय से पहले योजना इनकी पहल हो जाती है, समय से पहले क्रांति भड़क जाती है मेरठ की छावनी से 10 मई 1857 को। और 20वीं रेजिमेंट के कदम सिंह के नेतृत्व में लगभग 85 सैनिक यहां से पुलिस थाना छोड़कर भागना शुरू कर देते हैं। किधर की ओर, दिल्ली में, दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं। दिल्ली का बहादुर शाह जबर द्वितीय के पास में जाने लग जाते हैं, यानी यहां से रवाना होकर उधर चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से क्रांति की अपने को योजना का उद्देश्य की जानकारी मिलती है। दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा और फिर बताता हूं आगे। फटाफट 2 सेकंड का टाइम है, ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों अपन ध्यान रखें, थोड़ी सी बात प्लासी युद्ध के बारे में, बक्सर युद्ध के बारे में विस्तार रूप से थोड़ी सी कर लेते हैं। यानी अंग्रेजी जो सत्ता प्रारंभ होती है उसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन 2 बात करेंगे, पलासी युद्ध। पलासी युद्ध, पलासी जो युद्ध होता है दोस्तों, पलासी सबसे पहली बात, पलासी जो स्थान है ये दोस्तों बंगाल में पड़ता है। कहां पड़ता है, बंगाल में पड़ता है। और पलासी युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था, 1757 को हुआ था। इसमें दोस्तों 2 आदमी हैं, एक तरफ तो पलासी यानी कहते हैं एक तरफ तो अंग्रेज है। और अंग्रेज कौन है, लॉर्ड
क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव एक आदमी है अंग्रेज, यानी लिखेंगे लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव अंग्रेज है दोस्तों। और इधर बंगाल से है सिराजुद्दौला, कौन है? सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। इन दोनों के मध्य युद्ध होता है और इस युद्ध में विजयी कौन होता है? इस युद्ध में विजयी होता है लॉर्ड क्लाइव। ये आदमी हार जाता है। यहां से अंग्रेजी सत्ता, यानी कह सकते हैं अंग्रेजी सत्ता शुरू होती है। अंग्रेजी सत्ता की शुरुआत है। अंग्रेजी सत्ता की शुरुआत कहां से होती है दोस्तों? प्लासी युद्ध में होती है। प्लासी युद्ध अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य होता है और लॉर्ड क्लाइव इस युद्ध में जीत जाता है और अंग्रेजी सत्ता की क्या कर देता है? शुरुआत करता है। दोस्तों ये तो फर्स्ट था। और इसके बाद में दूसरे की यदि बात करें तो इसके बाद में होता है दोस्तों बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध दोस्तों, बक्सर कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है। कहां पड़ता है? बिहार में। और युद्ध कब हुआ था? 1764 में। कब हुआ था? 1764 में। इसमें भी कौन है? एक तो दोस्तों अंग्रेज अधिकारी है। अंग्रेज कौन है? अंग्रेज का नाम है हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। इसमें दोस्तों बात ध्यान रहे, यहां पर 2-3 आदमी हैं। सबसे पहले विशेष तौर से बातों का ध्यान रखें। कमेंट बॉक्स जैसे आ रहे हैं ठीक है, और नहीं आ रहे हैं तो भी ठीक है। कल इसको सिस्टम को सेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सिस्टम सेट हो जाएगा क्योंकि अभी लाइव का जो हमारे टेक्निकल टीम है वो भी नए सदस्य हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सिस्टम है वो अपडेट नहीं हो पा रहा। एक तो दोस्तों यहाँ से बंगाल का है मीर कासिम। कौन है? मीर कासिम कहां से है दोस्तों? बंगाल से है। यानी मीर कासिम कहां से? एक आदमी है जिसका नाम है मीर कासिम कहां से? और एक नवाब है जिसका नाम है सुजाउद्दौला दोस्तों अवध का है। एक आदमी उसका नाम है सुजाउद्दौला आदमी कहां से है दोस्तों? अवध से है। सुजाउद्दौला आदमी कहां से है? तीनों चारों आदमियों का नाम है सुजाउद्दौला, जो आदमी वो कहां से है? और एक है मुगल सम्राट जिसका नाम है शाह आलम। एक क्या है? मुगल सम्राट शाह आलम। क्या है? शाह आलम, मुगल सम्राट शाह आलम। ये तीनों आदमियां एकता करके किस संग लड़ रहे हैं? हेक्टर मुनरो के साथ लड़ रहे हैं। ये तीनों आदमी युद्ध में हार गया और हेक्टर मुनरो युद्ध के मायने हो गयो विजयी हो गयो। हेक्टर मुनरो युद्ध का विजयी हो जाता है, बक्सर युद्ध को जीत लेता है। यानी अंग्रेजी सत्ता की वास्तविकता शुरुआत। यानी इस युद्ध के बाद में कह सकते हैं अंग्रेजी सत्ता जो है, अंग्रेजी सत्ता की वास्तविक शुरुआत हो जाती है। अंग्रेजी सत्ता की वास्तविक शुरुआत होती है। ये दोस्तों शुरुआत 1757 में प्लासी युद्ध जीत लिया, 1764 में बक्सर युद्ध जीत लिया। 1757 से लेकर 1857 तक अंग्रेजी सत्ता के पूरे 100 वर्ष पूर्ण हो गए थे। यानी अंग्रेजी सत्ता के पूरा कितना साल पूर्ण हो गया? 100 साल पूर्ण हो गया। ऐसी जानकारी भी हमें यहां से प्राप्त होती है। तो दोस्तों आज हमारी टेक्निकल टीम में थोड़ी दिक्कत रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम जल्दी इस चीज का समाधान करेंगे। आप थोड़ा सा सहसे हमारे साथ बनाए रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और देखते रहें। सबसे पहली बात, शेयर करो या नहीं करो, कमेंट में आप हमें लाइक करो या अनलाइक करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीखे जरूर, देखें जरूर, कम से कम वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को बताएं ताकि आपको एकदम सरल भाषा में और समझने के लिए कुछ मिले। और मैं सुरेंद्र प्रजापति आप सभी का अभिनंदन व स्वागत करता हूं। बाकी नेक्स्ट क्लास कल आगे मिलेंगे, इस क्रांति को और बढ़ाएंगे। आज इतना ही। पहली बार ये सिस्टम लाइव का जो हमने दिखाया है, प्रयास करेंगे कि जल्द से ये सिस्टम सेट हो जाए।